जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गोबर गैस में जो है कौन सी गैस होती है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि गोबर गैस में जो है कौन सी गैस होती है। तो याद रखेंगे इसमें मीथेन गैस होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि ओजोन के क्षय का कारण है। चलिए बताइएगा कि ओजोन के क्षय का कारण क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे ओजोन के क्षय का कारण होता है CFC। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केला माइन किसका अयस्क है। चलिए बताइएगा कि केला माइन जो है ये किसका अयस्क हो जाएगा। तो केला माइन जो हो जाएगा ये आपके जिंक का अयस्क होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा, जिंक का अयस्क है। आगे देखिएगा कि निम्न में से कौन सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे प्लूटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। चलिए बताइएगा कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन दर को हम सभी लोग जो है यहाँ पे त्वरण कहते हैं। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेलाइड जो है अयस्क का उदाहरण है। चलिए बताइएगा कि हेलाइड अयस्क का उदाहरण कौन सा होगा। तो हेलाइड अयस्क का उदाहरण जो है यहाँ पे क्रायोलाइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है आपके हवा जो है ये यौगिक नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, हवा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था। चलिए बताइएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे वृक्ष को बचाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, वृक्ष को बचाना होगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा। चलिए बताइएगा कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप जब बढ़ेगा तो ये बढ़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बढ़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि हिटलर किसका जो है प्रवर्तक था। चलिए बताइएगा कि हिटलर जो है ये किसका प्रवर्तक था। तो याद रखेंगे हिटलर जो है ये नाजीवाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, नाजीवाद के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार जो है कब हुआ। चलिए बताइए कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ था। तो याद रखेंगे इसका आविष्कार हुए थे आपके 1764 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा कि धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप कहलाता है। तो धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं धुंध। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, धुंध कहलाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। चलिए बताइएगा कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे आपके 6.07 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन दिया गया कि किस देश की सीमा
सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है? चलिए बताइएगा कि किस देश की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है? तो याद रख लीजिएगा, ये चीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, चीन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छपाक फिल्म की नायिका कौन है? चलिए बताइएगा कि छपाक फिल्म की नायिका कौन है? तो छपाक फिल्म की यहाँ पे नायिका जो है दीपिका पादुकोण होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे कि गिलहरियों का घर जो है क्या कहलाता है? चलिए बताइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि गिलहरियों का घर जो है क्या कहलाता है? तो गिलहरियों का घर जो है ये कहलाते हैं आपके यहाँ पे ड्रेस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया था? चलिए बताएंगे कि बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया था? तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे कि पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा कि पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हो जाएगा? तो इसके लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो एडम स्मिथ हो जाएगा इसके लेखक। ऑप्शन आपका सही जवाब है, एडम स्मिथ है। आगे देखिए क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या जो है ना कितनी है? चलिए बताइएगा कि लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या हो जाएंगे कुल आपके 36। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 36 हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। और साथियों यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन है कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? चलिए बताइएगा कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो नीलकंठ है। ऑप्शन आप सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है नीलकंठ होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि खारा खोटा शब्द में समास बताइए। चलिए बताइए कि खारा खोटा शब्द में कौन सा समास है? तो खारा खोटा शब्द में जो है द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये किस वाक्य का उदाहरण है? चलिए बताइएगा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएंगे इच्छावाचक वाक्य के। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि परलोक का विशेषण है। चलिए बताइएगा कि परलोक का विशेषण क्या होगा? तो परलोक का जो विशेषण हो जाएगा ये आपके यहाँ पे प्रालौकिक हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, प्रालौकिक होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए बताइएगा कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, डींग हाँकना होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता के कवि कौन है? चलिए बताइएगा कि स्वदेशी कविता के कवि कौन है? तो स्वदेशी कविता के जो कवि होगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब प्रेमधन को लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रेमधन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता में कवि ने किसका यहाँ पे उल्लेख किया है? चलिए बताइएगा कि स्वदेशी कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख किए हैं आपके विदेशी संस्कृति के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विदेशी संस्कृति। आगे देखेंगे भारत माता कविता के कवि कौन है? चलिए बताइएगा कि भारत माता कविता के कवि कौन है? तो भारत माता कविता के जो कवि होगा ये सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में कवि ने भारत को क्या कहा है? चलिए बताएंगे कि भारत माता कविता में कवि ने भारत को क्या कहा है? तो ये कहे हैं पराधीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पराधीन कहे हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म जो है कविता के कवि कौन है? तो जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे जो है यहाँ पे देवता कहा है? चलिए बताएंगे
कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो ये देवता कहे हुए हैं आपके किसे? तो किसान और मजदूर को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे कि हिरोशिमा कविता के कवि कौन थे? चलिए बताएंगे कि हिरोशिमा कविता के कवि कौन है। तो आप याद रखेंगे कि हिरोशिमा कविता के जो कवि होगा ये सच्चिदानंद हिरणानंद वसई अज्ञेय जी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा कि हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ उगा। चलिए बताएंगे कि हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ उगा। तो याद रखेंगे ये उगे हैं नगर के बीचों बीच। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नगर के बीचों बीच होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि जो है कौन है? चलिए बताइएगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन होगा। तो याद रखेंगे कुंवर नारायण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कुंवर नारायण। आगे देखेंगे कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष को किसके रूप में जो है दर्शाया गया है। चलिए बताइएगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष को किसके रूप में दर्शाया गया है। तो ये दर्शाए गए हैं एक प्रहरी के रूप में। ऑप्शन सी सही जवाब है, एक प्रहरी के रूप में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जिसमें साथियों आपके 20 क्वेश्चन जीके के थे और प्लस में साथियों 15 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के थे। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।